हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। सो फ्रेंड्स, आज हम ये टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं इंडेक्स 41 एग्रीकल्चर के बारे में। ठीक है, तो इसमें इंट्रोडक्शन है 41 में कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस क्या क्या होते हैं। तो इंडिया इज प्रिस्क्राइब अकाउंटिंग फॉलोइंग टाइप और एंगेज एंटिटी एंगेज इन एग्रीकल्चर। जो एंटिटी सिर्फ उन्हीं के लिए इंडेक्स 41 एप्लीकेबल होता है जो कि आपकी एग्रीकल्चर एक्टिविटी में एंगेज हैं। ठीक है, जो कि आपकी एग्रीकल्चर एक्टिविटी में, जिनका बिजनेस ही एग्रीकल्चर एक्टिविटी है, तो उसी के लिए पर्टिकुलर इंडेक्स है। फॉर एग्जाम्पल, आज मेरा बिजनेस है शू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का या इलेक्ट्रॉनिक आइटम मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट है मेरे को। मैंने रख दिया डॉग्स रख लिए मैंने सिक्योरिटी के लिए। तो क्या मैं इसमें कवर होंगी इंडेक्स 41 में? नहीं। तो मेरे लिए जो डॉग्स होंगे मुझे किसके अकॉर्डिंग, इंडेक्स के अकॉर्डिंग एडजस्ट करने होंगे, इंडेक्स पीपी के अकॉर्डिंग। ठीक है, 16 आएगा इंडेक्स 16 यहाँ पे कोई इंडेक्स 41 नहीं आएगा, क्योंकि मेरा पर्टिकुलर जो प्राइमरी एक्टिविटी है वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम मैन्युफैक्चरिंग करना है, शूज़ मैन्युफैक्चरिंग करना है ना। तो ये इसमें 41 में सिर्फ वही कंपनीज आएंगी जो कि आपकी एग्रीकल्चर एक्टिविटी में एंगेज है। अब एग्रीकल्चर एक्टिविटी मतलब क्या है, बायोलॉजिकल एसेट्स, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और गवर्नमेंट ग्रांट्स और बायोलॉजिकल, तीन चीज़ें कवर है इसमें। बायोलॉजिकल एसेट्स कवर है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कवर है बेसिकली। ठीक है, बियर प्लांट्स को छोड़ के ये पढ़ेंगे बियर प्लांट्स क्या होता है बाद में। तो बायोलॉजिकल एसेट मतलब हो गया लिविंग प्लांट्स, जैसे गाय भैंस, सॉरी लिविंग लिविंग प्लांट्स हो गए, एनिमल, सॉरी मैं बैड, लिविंग एनिमल मतलब हो गया जैसे गाय भैंस, ठीक है, और बकरी वगैरह, ये सब हो गए लिविंग एनिमल्स, लाइव स्टॉक भी बोलते हैं उसको। और लिविंग प्लांट्स मतलब हो गया आपकी जो ये कॉटन की फसल हो गई, गेहूँ की फसल हो गई, तो ये सारे लिविंग प्लांट्स हो जाते हैं। ये आपकी ये कवर है। अगर कोई भी कंपनी इन सब चीज़ों में डील करती है, लिविंग एनिमल्स में, ठीक है, ये जैसे लिविंग प्लांट्स में, मैं आपको एक कंपनी बता सकती हूँ लिस्टेड में, अवंती फीड। अवंती फीड जो है, ये इसका भी काम एग्रीकल्चर का ही है। ठीक है, इसका भी काम एग्रीकल्चर का ही, श्रिप में डील करती है। ओके, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जैसे जैसे बायोलॉजिकल एसिड्स के आउटपुट हो गए। जैसे मान लीजिए मैंने आम का पेड़ लगाया, मैंने मैंगो का प्लांट लगाया, अब उससे मुझे मैंगो आ रहे हैं, तो वो जो मैंगो आ रहे हैं वो क्या हो गया, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आ गया, तो वो भी इसमें कवर हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल मिल्क फ्रॉम काउस, ठीक है, या गॉड से मुझे गॉड का जो मीट काट के, जो मीट होता है रॉ मीट, उसको कार्कस बोलते हैं। ठीक है, वूल फ्रॉम शीप, कॉटन फ्रॉम कॉटन प्लांट्स वगैरह, ये सब हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो गया। इसमें जब बायोलॉजिकल एसेट्स पे अगर गवर्नमेंट हमें कोई ग्रांट दे रही है तो वो भी कवर हो जाता है। बायोलॉजिकल एसेट्स पे कोई गवर्नमेंट हमें ग्रांट दे रही है तो कवर हो जाता है। फॉर एग्जांपल, आज मुझे मालूम है मार्केट में गाय, मतलब अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करना चाहती है, ठीक है, लोग बिजनेस करें, ठीक है, लोग एग्रीकल्चर में आगे बढ़ें, तो मान लीजिए मैंने, ठीक है, मुझे मुझे क्या करना है, मुझे अमूल की तरह दूध का काम करना है, तो दूध का काम करना है, तो उन्होंने कहा ठीक है, आपकी जो भी बायोलॉजिकल एसेट्स, मतलब मान लीजिए आपको भैंस और गाय करनी पड़ेगी, तो काउ एंड बफेलो जो भी रेट्स की आएंगी, हम आपको उसका 50% देने को तैयार है, तो गवर्नमेंट सब्सिडी मिलेगी, तो वो भी इसमें कवर है। वो इंडेक्स 20 में कवर नहीं है, ये वाली पर्टिकुलरली, ये वाली इंडेक्स 20 में कवर नहीं है, गवर्नमेंट ग्रांट्स वाली अकाउंटिंग में, ये वाली इसमें कवर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंडेक्स दिस इंडेक्स डज नॉट अप्लाई टू फॉलोइंग आइटम इवन इफ एंटिटी इज एंगेज इन एग्रीकल्चर एक्टिविटी। ठीक है, इवन वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी में एंगेज है, फिर भी इस आइटम पे हमारा इंडेक्स एप्लीकेबल नहीं होगा। एक बार बियर प्लांट्स, so it means living plants which are used in production of agriculture produce for more than 12 months, example fruit tree, mango tree, rubber tree। क्योंकि हमें पता है कि कुछ ट्रीज होते हैं जो कि अगर एक बार एक बार प्रोड्यूस कर लिया हमने, एक बार वो बड़े हो गए, तो हमें वो 20-25 साल तक प्रोड्यूस, मतलब 20-25 साल तक वो फल देते रहेंगे हमें। ठीक है, जैसे मैंगो ट्री अगर हमने एक बार बड़ा कर लिया तो वो 20-25 साल तक फ्रूट्स देता रहेगा। तो ये ऐसे लिविंग प्लांट्स होते हैं, उनको कहते हैं बियरर प्लांट, जो कि आपको प्रोडक्शन कर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस देंगे मोर देन 12 मंथ। ठीक है, तो वहाँ पे इंडिया 16 अप्लाई होगा, वहाँ पे ये बियरर प्लांट्स में 16 अप्लाई होगा, 41 अप्लाई नहीं होगा। पीपी हो गया, आपने लैंड खरीद लिया, ट्रैक्टर खरीद लिया एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की, खेती बाड़ी के लिए, ठीक है, तो भाई वो इंडिया 16 अप्लाई होगा लैंड और ट्रैक्टर के केस में। ठीक है, इंटेंजिबल एसेट्स हो गई, एग्जाम्पल लाइसेंस, आपने एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए आपको लाइसेंस देना जरूरी है, तो उस केस में आपने क्या किया, लाइसेंस ले लिया। अब गवर्नमेंट से आपने लाइसेंस ले लिया तो वो इंडेक्स 38 में अप्लाई है, इसमें वो इंडेक्स 41 में नहीं। इंडेक्स 41 सिर्फ और सिर्फ आपको लगेगा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए। ठीक है, आपके जो लिविंग प्लांट्स हैं उसके लिए, और आपके जो लिविंग एनिमल हैं उसके लिए। ठीक है, और इन पे जो भी गवर्नमेंट ग्रांट्स हैं उनके लिए, बस सिंपल। ओके फ्रेंड्स, सो अकाउंटिंग क्या रहेगी, इनिशियल रिकग्निशन क्या आएगा, बायोलॉजिकल एसेट इनिशियली रिकग्नाइज एज एफबी
LCTS, मतलब फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पर रिकॉग्नाइज की जाती है बायोलॉजिकल एसेट्स। क्योंकि मुझे मालूम है, फॉर एग्जांपल अगर मुझे मालूम है कि यार इन काऊ की और फैलो की मंडी लगती है, सेल और ठीक है मंडी लगती है, ये बेची और खरीदी जाती है वहाँ पे, तो मुझे मालूम है, तो मैं पता कर लूँगी वहाँ पे क्या रेट चल रही है ना। मान लीजिए मैंने काऊ खरीद ली वहाँ से, ठीक है, या फिर मुझे काऊ फेयर वैल्यू पे लेकर आनी है, वहाँ पे काऊ मैंने खरीद ली वहाँ से, तो काऊ मैंने खरीद ली ना वहाँ पे, तो जो भी फेयर वैल्यू चल रही है उसकी वो आ जाएगी, ठीक है। कॉस्ट पे मेजरमेंट नहीं होता है इसमें, सिर्फ आपका फेयर वैल्यू फॉलो होती है यहाँ पे। मतलब अल्टीमेटली मुझे नेट अमाउंट कितना, मतलब टोटल अमाउंट कितना पे करना पड़ा, और अगर मैं बेचने निकलूँगी तो मुझे नेट अमाउंट कितना रिसीव होगा, उसी पे आपकी मेजर होगी, वही आपकी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल्स कहलाएगी। ओके, सो बायोलॉजिकल एसेट इनिशियली गेन्स फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल्स एज फॉलोज। बायोलॉजिकल एसेट डेबिट टू बैंक हो जाएगा, ठीक है। FV LCDS जो भी मुझे पैसा देना पड़ा, लॉस और गेन, मान लीजिए कि मुझे, ठीक है, मान लीजिए मुझे देना पड़ा 1,00,000 रुपये, ठीक है, लेकिन मैंने जब इसकी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल्स निकाली, मान लीजिए फेयर वैल्यू में क्या क्या, बैंक में क्या क्या आ जाता है, जो मेरी ट्रांजेक्शन कॉस्ट है वो भी आ जाती है एक्चुअली, है ना, जो मेरी ट्रांजेक्शन कॉस्ट है वो भी आ जाती है, जो मेरी आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो भी आ जाती है बैंक में, तो लेकिन मेरी बायोलॉजिकल एसेट किस पे रिकॉर्ड होगी, वो नेट अमाउंट पे रिकॉर्ड होगी, ठीक है। फेयर वैल्यू लेस LCDS लेस कॉस्ट टू सेल्स, तो फेयर वैल्यू मान लो मेरी 1,00,000 रुपये थी, लेकिन इसमें जो कॉस्ट लगी मेरे को, कितनी कॉस्ट लगी मेरे को कॉस्ट की ट्रांजेक्शन कॉस्ट, मतलब सॉरी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट जो भी होगी वो हो जाएगी 2,000 रुपये, तो ये 98,000 में रिकॉर्ड हो जाएगी। बाकी जो 2,000 रुपये वो आपका P&L में डेबिट हो जाएगा, तो ये होगा। लेट्स मूव ऑन कि कैसे कैलकुलेट होगा बेसिकली फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल्स में, ठीक है। तो फेयर सेल प्राइस आ जाएगी बायोलॉजिकल एसेट्स, मान लीजिए 1,00,000 की सेल प्राइस हो गई इसकी। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट टू ट्रांसपोर्ट द एसेट्स टू ऑक्शन प्लेस तक लाना पड़ा मुझे, गाय और भैंस को लेकर आना पड़ा ट्रक में, तो भाई मेरे को 2,000 रुपये लग गए, तो 98,000 आ जाएगी मेरी बायोलॉजिकल एसेट्स एज पर इंड AS 113। फेयर वैल्यू मेजरमेंट का होता है इंड AS 113, तो वो फेयर वैल्यू अगर जब भी डिटरमिन करनी हो तो हम रेफर हमेशा करेंगे इंड AS 113 को। तो फेयर वैल्यू ऑफ बायोलॉजिकल एसेट्स आएगी 98,000। फिर उसको ट्रांजेक्शन कॉस्ट, लाइक ऑक्शनर जो था, जो बीच में दल्ला था, ठीक है, जो ब्रोकर था, उसने पैसे ले लिए कि भाई जो भी आपकी वैल्यू होगी, जो भी आपकी सेल प्राइस होगी उसका मैं 2% लूँगा, तो 2,000 रुपये इसको हो गए। तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल्स कितनी आ गई, 96,000 आ गई। तो ऊपर कौन सी वैल्यू की 96,000, बट देने मुझे कितने पड़े, 1,00,000 रुपये देने पड़े, तो जो 4,000 का डिफरेंस है वो क्या जाएगा, P&L में रिकॉग्नाइज हो जाएगा। टोटल पेमेंट टू बाय, अगर मुझे बायोलॉजिकल एसेट, चलो यहाँ तो मैं बेचने का लगा रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे बेचना होता तो क्या होता, लेकिन यहाँ पर मैं बायोलॉजिकल एसेट को खरीदने का लगा रही हूँ, यहाँ पर मैं बायोलॉजिकल एसेट को खरीदने का इतना लगेगा, तो परचेज प्राइस हो जाएगा, ठीक है, परचेज प्राइस हो जाएगा और बायोलॉजिकल एसेट्स प्लस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट टू ट्रांसफर द एसेट्स टू एंटिटीज फार्म, ठीक है, उसको लाने का खर्चा एंटिटी तक, वहाँ से लोकेशन से ऑक्शन जहाँ पे लग रही थी वहाँ से एंटिटी तक लाने का खर्चा, ट्रांजेक्शन कॉस्ट लाइक ऑक्शनर फीस बॉन्ड बाय बायर्स, ठीक है, ये सब ऐड हो जाएंगे, क्योंकि वो सेल कर रही थी तो वहाँ पे ऊपर और नीचे में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे मैं खरीद रही हूँ, तो खरीदने में मेरी जो भी कॉस्ट आएगी बिजनेस यहाँ फार्म तक लाने में, वो सारी ऐड हो जाएगी खरीदने, क्योंकि मैं खरीद रही हूँ, है ना। लेकिन ऊपर मैं क्या कर रही हूँ, बेच रही हूँ, तो अगर मैं बेचूंगी तो मुझे नेट अमाउंट कितना रिसीव होगा वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है, तो इसलिए वो माइनस किया हुआ है। इफ FB LCTS कैन नॉट बी मेजर्ड रिलायबली देन एंटिटी कैन इजीली रिकॉग्नाइज बायोलॉजिकल एसेट एट इट्स कॉस्ट, ठीक है। अगर आप मेजर रिलायबली नहीं कर सकते हो, आप FB, ठीक है, आप FB CTLS पता नहीं कर पा रहे हो, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, सॉरी लेस कॉस्ट टू सेल पता नहीं कर पा रहे हो, तो उस केस में आप बायोलॉजिकल एसेट को कॉस्ट में मेजर करोगे, बट एज अ प्रैक्टिकल लाइफ में पॉसिबल नहीं है कि बाहर मैं लिविंग एनिमल की प्राइस पता ना कर पाऊँ, मंडी में जाके मिल जाती है, ठीक है। सब्सिक्वेंट रिकग्निशन क्या होगा, सब्सिक्वेंट रिकग्निशन होगा हर बैलेंस शीट डेट पर फेयर वैल्यू LCTS निकाली जाएगी, ठीक है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल्स निकाली जाएगी, अगर वो बढ़ी है तो गेन हो जाएगा, अगर वो डिक्रीज हो रही है तो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, ठीक है। बायोलॉजिकल इज रीमेजर इन दैट दे आर न्यू FB LCTS on each balance sheet date. So change in FB LCTS of biological assets from previous recognition will be recognized as gain or loss on remeasurement of biological assets in P&L as follows. ठीक है, जो भी आपका FB LCTS में चेंज हो रहा है बायोलॉजिकल एसेट्स के, ठीक है, प्रीवियस रिकग्निशन से वो गेन और लॉस हो जाएगा और वो P&L में डायरेक्टली रिकॉग्नाइज हो जाएगा,
ठीक है, तो हम पढ़ लेते हैं इसको। अगर इंक्रीज है FVLCDS में तो क्या हो जाएगा, बायोलॉजिकल एसिड बढ़ी है हमारी तो गेन हो जाएगा, मेरी मेजरमेंट P&L में रिकॉग्नाइज हो जाएगा। अगर डिक्रीज हुआ FVLCDS में तो लॉस डेबिट होकर बायोलॉजिकल एसिड क्रेडिट हो जाएगा। सो FVCD और बायोलॉजिकल चेंज ड्यू टू प्राइस चेंज और फिजिकल चेंज इन द बायोलॉजिकल एसिड्स। तो FVCD की वैल्यू क्यों चेंज होती है, दो चीज़ की वजह से चेंज होती है। एक तो भाई मार्केट में चेंज हो गया, दूसरा फिजिकल चेंज। क्योंकि क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास काव है, अभी मेरे पास काव की एज चल रही है 4 साल, 4 साल की काव है, सिर्फ 4 साल हुए उसको पैदा हुए, ठीक है। अब धीरे धीरे जितनी इनकी एज बढ़ती जाती है उतना ये दूध देती है, तो इसलिए फिजिकल चेंज होने की वजह से क्या होता है, फिजिकल चेंज होने की वजह से भी इनकी प्राइस बढ़ेगी, फेयर वैल्यू बढ़ेगी। ऐसे ही किसी किसी का होता है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उतना जो इनका प्रोड्यूस है लाइक दूध वगैरह है वो कम होता जाता है, तो फेयर वैल्यू उस अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है। सो दो रीजन की वजह से लिविंग एनिमल में चेंज होता है, एक तो प्राइस बाहर की मार्केट में चेंज हो रहा है, फिजिकल चेंज हो रहा है। सो रिकग्निशन ऑफ न्यू बॉर्न काल्स, ठीक है, न्यू बॉर्न मतलब नए नए जो बच्चे पैदा हुए हैं, बछड़े पैदा हुए हैं, उनका क्या। सो जो अगर बछड़े जो हैं न्यू बॉर्न काल्स जो हैं वो आपकी डायरेक्टली इनकम आ जाएंगे। क्यों, क्योंकि वो पहले तो थे नहीं, अचानक से फ्री में मिल गए आपको बच्चे, अचानक से मुझे फ्री में बच्चे मिल गए, फ्री में अगर बच्चे मिल गए तो मुझे P&L में रिकॉग्नाइज कर दूंगी, किस वैल्यू पर, FVLCDS, ठीक है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पर मैं रिकॉग्नाइज करूंगी, ठीक है। बट डेट पे एज फॉलोज बायोलॉजिकल एसिड डेबिट हो जाएगा, न्यू बॉर्न काल्स टू गेन ऑफ न्यू बॉर्न काल्स हो जाएगा P&L। सो न्यू बॉर्न काल विल बी सब्सिक्वेंटली रीमेजर्ड एट देयर, नई जो उनकी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल्स वैल्यू होगी हर बैलेंस शीट डेट पे उसी पे सब्सिक्वेंटली मेजर होगा, ठीक है, सब्सिक्वेंटली मेजर होगा। सो डी रिकग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल एसिड्स, अब डी रिकॉग्नाइज करना है। इसमें ना मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाहती हूँ, 1 मिनट मैं आपको दिखा देती हूँ इसमें, 1 सेकेंड। आई होप आपको विजिबल हो रही हो स्क्रीन। हाँ फ्रेंड्स, ठीक है, मेरी काव है, मेरे पास काउज हैं, ठीक है। अब क्या हुआ कि मैंने इनिशियल लेवल पे तो रिकग्नाइज कर दिया इसे, फेयर वैल्यू, ठीक है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल्स, ठीक है। मान लीजिए मैंने 100 रुपये पर रिकग्नाइज कर दिया, ठीक है। मेरी जो काऊ की एज थी वो थी 4 साल की काऊ थी मेरी, ठीक है, मेरी 4 साल की काऊ थी। अब क्या हुआ बाद में, ठीक है, 1 साल हो गया, बैलेंस शीट ये हो गया, 2026 आ गया, अब मुझे इसको फिर से मेजर करना है। तो एक तो भाई मेरी जो वैल्यू है इसकी, ठीक है, अगर आज मैं मेरी 5 साल जो मेरी जो ये अगर 4 साल की काऊ के आज की देखूँ वैल्यू तो 120 रुपये आ रही है मार्केट में। अगर मैं इसे बेचे निकलूँगी तो मुझे 120 रुपये रिलाइज हो जाएंगे, है ना, 120 रुपये रिलाइज हो जाएंगे। तो लेकिन ये मेरी काऊ जो है 5 साल की हो गई है, क्योंकि 1 साल बढ़ गई तो 5 साल की हो गई काऊ, है ना, 5 साल की काऊ हो गई। तो आज मार्केट में 5 साल की जो काऊ की रेट है वो कितनी है, 150 रुपये है, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो होगा क्या यहाँ पर, ठीक है। एक तो चीज़ है कि भाई क्या मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि अगर मैं इसको फेयर वैल्यू जो FVLCDS है, ठीक है, ये भाई मेरी क्या हो गई, 5 साल की काऊ हो गई ना, तो इसकी फेयर वैल्यू कितनी आ रही है, ये आ रही है, ठीक है, फेयर वैल्यू ये आ रही है, ठीक है, इसके फेयर वैल्यू LCDS, ठीक है, ये आ रही है। तो 50 रुपये मेरे P&L में रिकॉग्नाइज होना चाहिए, बट क्या रियलिटी में 50 रुपये रिकॉग्नाइज होना चाहिए P&L में, आप कुछ सोचो। देखो ये जो इंडिया है वो ये कहता है कि भाई आपके जो चेंज हो रहा है 100 रुपये से 120 में जो चेंज हो रहा है, आप ये सोचो दो चेंजेस हैं फ्रेंड्स इसमें, दो चेंजेस, एक बात ध्यान रखना, दो चेंजेस हैं। एक चेंज तो ये है इसमें कि भाई ये जो चेंज हो रहा है ना, ये आपका मार्केट फेयर वैल्यू की वजह से चेंज हो रहा है। जब हमने इसमें दो चेंजेस पढ़े थे ऊपर, क्या पढ़ा था कि भाई दो चेंजेस होते हैं, एक तो प्राइस चेंज होता है, ठीक है, एक तो इसमें क्या होता है, 1 मिनट, हाँ ठीक है, एक तो क्या होता है इसमें प्राइस चेंज होता है ना, और एक इसमें होता है फिजिकल चेंज,
2 रीज़न की वजह से इसकी फेयर वैल्यू चेंज होती है। तो अब इसमें 100 रुपये से जो 120 है, अगर मैं कांस्टेंट रख लूँ एज को कि 4 साल की, अभी 1 साल बाद भी 4 साल की होती, तो इसमें प्राइस में जो चेंज हो रहा है वो प्राइस चेंज की वजह से हो रहा है, फिजिकल चेंज की वजह से नहीं हो रहा। और जो ये 120 से 100, अगर आज मैं इसको फेयर वैल्यू 5 साल की काऊ को देखूँ, ठीक है जी, क्योंकि एज की वजह से कितना चेंज हो रहा है, एज की वजह से कितना चेंज हो रहा है, 30 रुपये का चेंज हो रहा है, ठीक है, 30 रुपये का चेंज हो रहा है। तो करेक्ट वैल्यूएशन तो यही होगा ना कि 30 रुपये की वजह से जो चेंज हो रहा है वो फिजिकल चेंज की वजह से हो रहा है। बाकी जो आपका 20 रुपये चेंज हो रहा है वो किसी चेंज की वजह से हो रहा है, प्राइस चेंज की वजह से। तो कई बार अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि प्राइस चेंज की वजह से कितनी फेयर वैल्यू में चेंज हो रहा है, तो आप ये कहोगे भाई 20 रुपये का चेंज हो रहा है, और अगर फिजिकल चेंज हो रहा है तो वो 30 रुपये चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, जाएगा तो ये 50 रुपये P&L में ही, बट उसको बाइफरकेट को करेंगे, वो ऐसे करेंगे कि फिजिकल चेंज की वजह से 30 रुपये और आपके प्राइस चेंज की वजह से 20 रुपये, ठीक है गाइस। तो ये है। और यहाँ पे क्योंकि बच्चा जो है वो तो मुझे फ्री में मिला है, बच्चा जो है यहाँ पे आप देखो, बच्चा मुझे फ्री में मिल रहा है ना। तो ये पूरा फिजिकल चेंज हो गया, क्योंकि बच्चा अचानक से पैदा हो गया, फिजिकल हो गया, फिजिकल चेंज हो गया, तो उसकी वजह से मुझे गेन हो रहा है, तो ये P&L में जाएगा, ठीक है। बस यही समझाना था, इंपॉर्टेंट था। हाँ, अब डी रिकग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल एसेट्स आते हैं। हम बायोलॉजिकल एसेट है, गाय मान लीजिए, गाय है, बकरी है, भैंस, जो भी मेरे पास है एसेट्स में, ठीक है, वो ठीक है 2 रीज़न की वजह से, या तो मैंने उनको बेच दिया या फिर वो मर गई, 2 रीज़न की वजह से मुझे उनको डी रिकग्नाइज करना पड़ सकता है। तो मैं एनिमल को अगर बेचा है, तो अगर मैंने एनिमल को बेचा है तो भाई सबसे पहले तो मैं जो मेरी बायोलॉजिकल एसेट डेबिट हो रही है मैं उसको क्रेडिट कर दूंगी, वो जो भी कैरिंग वैल्यू आ रही है उस पर क्रेडिट कर दूंगी। मेरे को जो नेट अमाउंट बैंक अकाउंट से रिसीव हो रहा है सेल करने पे वो आ जाएगा, और जो भी दोनों में डिफरेंस आएगा, या तो वो मेरा लॉस होगा तो P&L में चला जाएगा, गेन होगा तो भी P&L में चला जाएगा, ठीक है। मान लीजिए कि मेरी बायोलॉजिकल एसेट रखी हुई है 90,000 रुपीज़ की चल रही है, ठीक है, और 90,000 अब मुझे बैंक में जो रिसीव हुआ है वो हुआ है 97,000, तो मेरा गेन कितना हो गया 7,000 रुपये का, तो ये P&L में चला जाएगा। अब ये मतलब अल्टीमेटली इसमें मैं एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ पे डेप्रिसिएशन नाम की कोई चीज़ नहीं लगती है, बायोलॉजिकल एसेट्स में डेप्रिसिएशन नाम की कोई चीज़ नहीं लगती है, क्योंकि वियर टीयर नहीं होता इसमें, लिविंग एनिमल्स में वियर टीयर का नहीं होता, ठीक है। अगर एनिमल की डेथ हो जाती है तो भाई सब पूरा ही की पूरा P&L में रिकॉग्नाइज हो जाएगा। तो हम ये कर देंगे लॉस ऑन डेथ ऑफ बायोलॉजिकल एसेट्स डेबिट टू बायोलॉजिकल एसेट्स प्रोपोर्शनेट गेनिंग अमाउंट बायोलॉजिकल एसेट्स डेट, ठीक है, ये हो जाएगा। और मान लो मेरी बायोलॉजिकल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में बदल रही है, तो ये किस केस में हो सकता है, ये उस केस में हो सकता है कि जहाँ पे ये फॉर एग्जाम्पल मेरी जैसे गॉट है, ठीक है, मैंने क्या किया, गॉड से जो मुझे दूध निकलता है वो तो मैं बेच देती हूँ, जब गॉड मेरे किसी काम की नहीं थी तो मैं क्या कर देती हूँ, उसको काट के बेच देती हूँ, कटवा के बेच देती हूँ, ठीक है। जब मैं उसे कटवा के बेचती हूँ तो वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बन जाती है मेरी, क्योंकि वो कारकस खिलाता है, जो मांस होता है रॉ मांस, कारकस खिलाता है, तो वो बेच देती हूँ मार्केट में, है ना। तो बायोलॉजिकल एसेट्स ऐसे कन्वर्ट हो गई। अब मेरी जो गॉड रिकॉग्नाइज थी बायोलॉजिकल एसेट्स के रूप में, वो डी रिकॉग्नाइज हो जाएगी एसेट्स, जो भी उसका कैरिंग वैल्यू आ रही है उसी पे, है ना। और अब वो मेरी इन्वेंट्री बन जाएगी, वो मेरी इन्वेंट्री एग्रीकल्चर प्रोड्यूस डेबिट हो जाएगा इन्वेंट्री में, है ना, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस डेबिट हो जाएगा, FVLCTS ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, जो भी फेयर वैल्यू उस पर आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद में मेरे को हो सकता है कि मैंने मान लीजिए मैं नहीं काट रही, मैं उसको रॉ मटेरियल में मतलब उसकी जो उसकी खाल है, जो भी उसका मांस है, मैं वो नहीं काट रही, गाय को नहीं काटने का काम कर रही, मैंने क्या किया, गॉड को काटने के लिए कसाई को बुला लिया, तो कसाई को जो भी उसका लेबर चार्ज है वो दे रही हूँ, ठीक है। तो अब वो किस में आ जाएगा, बैंक अकाउंट में आ जाएगा, बैंक अकाउंट में आ जाएगा, तो कन्वर्जन कॉस्ट जो आएगी, स्लॉटरिंग कॉस्ट, वो बैंक अकाउंट में आ जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो जाएगा। अब फिर जो भी बैलेंसिंग फिगर बचेगी वो आपका या तो गेन हो जाएगा या लॉस हो जाएगा, तो दोनों P&L में ही जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, ये होगा। अब आप कोई एक्सपेंस इनकर कर रहे हो बायोलॉजिकल एसेट्स पे, है ना, जैसे एक्सपेंस है तो वो P&L में रिकॉग्नाइज होगा। एक्सपेंस आर इनकर्ड बायोलॉजिकल फॉर देयर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस लाइक फूड कॉस्ट, ब्रीडिंग फीस, फर्टिलाइजर, सीड्स, सो दीज आर रिकॉग्नाइज एक्सपेंस इन P&L। एक्सपेंस इनकर्ड बायोलॉजिकल एसेट डेबिट टू बैंक आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब आता है अकाउंटिंग एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की क्या होगी, तो ये इन्वेंट्री होती है, ये आपकी क्या होती है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इन्वेंट्री होती है। अब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मतलब क्या हो गया आपका, फल फ्रूट्स हो गए, मैंगो फ्रूट्स, ठीक है, कारकस हो गया, ये सारे आपके क्या हो गए, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो गए, तो ये इन्वेंट्री होती है आपकी।
ठीक है। एग्रीकल्चर में इनिशियल इनकम इन P&L एज फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल्स, क्योंकि एग्रीकल्चर वैल्यूज आपको क्या मिल रही है, फ्री में मिल रहे हैं, फ्री में मिल रहे हैं, फ्री में मिल रहे हैं, तो वो इनकम रिकॉग्नाइज हो जाती है। और मेजर किस में होता है, इन्वेंट्री जो मेजर होती है फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल में मेजर होती है। तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस डेबिट टू गेन ऑन इनिशियल रिकग्निशन। सब्सिक्वेंट रिकग्निशन हर बैलेंस शीट पे क्या होता है, वो मेजर होता है एज पर इंडियाज इन्वेंट्री ईच बैलेंस शीट डेट पे। तो इन्वेंट्री तो कहती है कॉस्ट और NRV, ठीक है, विच एवर इज लोअर। तो कॉस्ट क्या होती है, आपकी जो भी आपकी फेयर वैल्यू है FV, जो भी आपकी जिस भी आप बैलेंस शीट पे जिस पे भी आपने रिकॉर्ड किया फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल्स, वो आपकी कॉस्ट बन जाती है। और आप फिर रिवाइज फिगर देखते हो उसकी मार्केट में क्या चल रही है, तो दोनों जो भी लोअर होगा वो आ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं गवर्नमेंट ग्रांट्स पे। तो गवर्नमेंट ग्रांट्स और बायोलॉजिकल एसेट्स, ठीक है, गवर्नमेंट ग्रांट्स और बायोलॉजिकल एसेट्स, इसमें क्या होता है, मान लीजिए कि बायोलॉजिकल एसेट्स में जो ग्रांट मिली वो कोई उसमें कोई कंडीशन नहीं है गवर्नमेंट की, कह रही है कि आप बायोलॉजिकल एसेट्स में डील कर रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है, इसलिए हम आपको समर्थन करना चाहते हैं और समर्थन के रूप में आपको पैसा दे रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए मैं अगर भैंस लाने जाती हूँ या गाय का या काओ या फेलो लाने जाती हूँ मार्केट में, तो मुझे पड़ती है 1 लाख रुपए की। गवर्नमेंट कह रही है कि हम आपको 90,000 देने के लिए तैयार हैं, आप लेकर आओ, उसका 90% आपको रिकवर करने के लिए तैयार है ना। तो मेरी एंट्री क्या बनेगी, मेरी एंट्री बनेगी भाई बायोलॉजिकल एसेट्स तो डेबिट होगी मेरी, टू बैंक हो जाएगी, और मुझे ग्रांट मिल रही है तो बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू, मैं क्या कर दूंगी, P&L में डायरेक्टली रिकग्नाइज कर दूंगी, ठीक है, टू ग्रांट इनकम, P&L में इसको डायरेक्टली रिकग्नाइज कर दूंगी, सिंपल, ठीक है फ्रेंड्स, ये हो जाएगा। और अगर मुझे बायोलॉजिकल जो गवर्नमेंट ग्रांट है वो कंडीशनल है बायोलॉजिकल एसेट पर, रिफंडेबल ऑन फेलियर टू मीट द कंडीशन ऑफ ग्रांट, सो इफ ग्रांट इज फुली रिफंडेबल इन केस ऑफ फेलियर टू मीट द कंडीशन ऑफ ग्रांट। अगर ग्रांट फुली रिफंडेबल है, मुझे वापस पूरी करनी क्योंकि मैं कंडीशन मीट नहीं कर पाई, तो मैं क्या करूँगी, तो मैं उस केस में क्या करूँगी भाई कि ग्रांट को सबसे पहले जैसे ही मुझे ग्रांट रिसीव होगी, क्या किया होगा मैंने, डेफर्ड इनकम की होगी, डेफर्ड ग्रांट इनकम, ठीक है, डेफर्ड ग्रांट इनकम। अब मान लो मैं कंडीशन मीट नहीं कर पा रही हूँ, ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, जो मैंने यहाँ पे तो मैंने P&L कर दिया था, सॉरी डेफर्ड ग्रांट इनकम रहेंगे। अब क्या करेंगे हम क्या करेंगे भाई कि जो ग्रांट है हम लोग की फ्री, हम मुझे कुछ नहीं मिलना, ठीक है, तो मुझे पैसा देना पड़ेगा, है ना, पैसा देना पड़ेगा। तो हुआ क्या था कि जब मुझे मिली थी तब तो मैंने उसको P&L में रिकॉग्नाइज कर दिया था, अब जैसे फेलियर होगा तो मैं उसको P&L में डी रिकॉग्नाइज कर दूंगी, ठीक है, जैसे ही मुझे मिलेगा उसको P&L में मैं डी रिकॉग्नाइज कर दूंगी, है ना। तो ये हो जाएगा, रिकॉग्नाइज द ग्रांट डेफर्ड इनकम बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में उसको डेफर्ड इनकम क्रिएट कर देंगे, जब कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तभी हम लोग उसको P&L में लाएंगे, वरना उसको डेफर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक कर देंगे। सॉरी मैं बैड में फिर से रिवाइज कर देती हूँ 1 मिनट फिगर को, 1 मिनट, सॉरी 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 मैं बैड, यस, हाँ, तो मैं क्या कह रही थी, हम क्या करेंगे जैसे ही हमें ग्रांट रिसीव होती है तो बैंक अकाउंट डेबिट कर देंगे एंट्री, ठीक है, टू डेफर्ड इनकम कर देंगे क्योंकि हमने कंडीशन अभी मीट नहीं की है, ठीक है, और ये बैलेंस शीट का आइटम बन जाएगा, ये किस में चला जाएगा, लाइबिलिटी साइड में चला जाएगा आपका, ठीक है। अगर 12 महीने से ज़्यादा की लाइबिलिटी है तो नॉन करंट लाइबिलिटी में चला जाएगा, ठीक है। अब उसमें क्या करेंगे भाई, हमने कंडीशन मैट करेंगे तभी हम इसे P&L में ले जाएंगे। मान लो मैंने कंडीशन मैट कर ली तो डेफर्ड इनकम डेबिट टू P&L हो जाएगा, लेकिन अगर मैट नहीं करी तो डेफर्ड इनकम डेबिट टू बैंक हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। If grant is partially fundable according to time lapse in case of failure to meet the condition of grant, इसमें केस में क्या है कि फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, गवर्नमेंट ने बोला कि ये ग्रांट जो हम दे रहे हैं वो आपको 5 साल के लिए दे रहे हैं, है ना। अगर 5 साल में आपने ये कंडीशन मेट कर ली, ठीक है, जैसे हर साल आप कुछ पर्टिकुलर कंडीशन मेट करते गए, तो हम उतना तो जितना साल हो गए हैं, ठीक है, आपने कंडीशन मीट की, ठीक है, अब उतना तो आप ग्रांट ले लेना, लेकिन बाकी अगर हमने कंडीशन मीट नहीं करी तो जितने सालों के लिए आपने कंडीशन मीट नहीं करी है, ठीक है, वो हमें वापस दे देना, वो हमें वापस दे देना। तो मान लीजिए मुझे 3 साल तक तो मैंने कंप्लीट कर ली, हमें हर साल रिकॉग्नाइज करी थी, मान लो मेरी जो है 90,000 रुपये मिल गए मुझे, 5 साल के लिए मिल गए, है ना। तो मैंने क्या कर लिया, 18,000 रुपये के पर ईयर, तो मैं 18,000 रुपये पर ईयर, ठीक है, अपनी डेफर्ड इनकम से रिकॉग्नाइज करती जाती थी P&L में। लेकिन तीसरे साल होने पर मैं
कंडीशन पूरी नहीं कर पाई उनकी, जो भी कंडीशंस थी, रेवेन्यू को लेकर थी या कैसी भी कंडीशन थी, मैं उनकी पूरी नहीं कर पाई। तो क्योंकि मैं पूरी नहीं कर पाई तो 3 साल तक तो मैंने कर ली ना, तो वो पी&एल में चली गई। बाकी जो बची मैं क्या कर दूँगी, डेफर्ड इनकम डेबिट टू बैंक कर दूँगी और पैसा वापस कर दूँगी। ठीक है? तो ये होगा। ठीक है फ्रेंड्स?